मित्रों, प्रस्तुत पद्य देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि इस गद्य के अंदर जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रामिश, और दूसरे उनके सहायक हैं जिनका नाम है माधवन, इन दोनों के बीच में जो कोई भी समझौता होता है, जो कोई भी इनकी वैज्ञानिक प्रयोग होती है, उसके बारे में हमें यहाँ अध्ययन करना है। जो कि हमने पहले ही देखा कि यह दोनों मिलकर जो मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाया है इस पर कार्यरत है। इसी अद्यतन टेक्नोलॉजी पर वह अभी कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर रामिश और माधवन दोनों के जीवन के जो ये क्षण थे, जो ये प्रयोगशाला में अभी इस मानव प्रक्षेपण यंत्र पे कार्य कर रहे थे, यह क्षण उनके जीवन के बहुत ही अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में यह चीज़ होने वाली थी जो शायद अद्भुत से भी कुछ ज़्यादा थी, जो मानव इतिहास में मान लो कि पहली बार हुआ हो, इस प्रकार से इसे प्रस्तुत किया गया है कि इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। ऐसा यह है मानव प्रक्षेपण यंत्र। बात करते हैं दो कंप्यूटर की, क्योंकि यहाँ पे जो बात है मानव प्रक्षेपण यंत्र, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो कोई एक कंप्यूटर में से कोई एक चीज़ है वह हमें दूसरे कंप्यूटर में दाखिल करवानी है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कोई डेटा नहीं है बल्कि इंसान है। इंसान को एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में प्रस्थापित करना है। हुई ना बहुत ही आश्चर्य की बात। तो यहाँ पे ऐसे दो शक्तिशाली कंप्यूटर हैं, जो ऐसे यंत्र हैं कि एक कंप्यूटर में से जो द्रव्य होता है उसका विश्लेषण होकर वह दूसरे कंप्यूटर में जाता है। यानी कि मान लो किसी भी चीज़ को दो खंडों में विभाजन करना, उनको विभक्त करना, यह काम है। और यह जो यंत्र है उसका एक भाग, मैंने बात की ना कि दो खंड में विभाजन है, तो एक भाग जो है वह स्वयं प्रोफेसर रामिश जी के पास है, और दूसरा जो भाग है वह 500 मीटर लगभग दूर माधवन जो बैठा हुआ है उसके पास है। वह यह सारी जो रचनाएं हैं, यह सारी बातें हैं, उन्हें देखता है, उनका संकलन करता है। और मान लो कि माधवन को तो प्रोफेसर रामिश की यह सारी टेक्नोलॉजी देखकर वह भी आभा बन जाता है, वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे, मतलब कैसे हो सकता है कि कोई एक इंसान हो, उसका दो विभाजन हो, एक भाग इस कंप्यूटर में, दूसरा भाग उस कंप्यूटर में जाए। तो जो मानव प्रक्षेपण यंत्र है यह इतनी जटिल प्रक्रिया है जिसे प्रोफेसर रामिश जो है वह अब करने जा रहे हैं। व्यस्त हो गए उनके काम में पूरा दिन। और दूसरी ओर माधवन है, वह कंप्यूटर स्क्रीन पर आंख डाल के बैठा है कि प्रोफेसर रामिश का जो शरीर है, उनका मूल तत्व, हमने बात की ना कि दो खंडों में विभाजन होता है, एक जो उनका मूल है और दूसरा जो दूसरे कंप्यूटर में जाने वाला है, यानी कि विभक्त हो जाने वाला है। तो दूसरी ओर जो बराबर माधवन कंप्यूटर के पास बैठा हुआ है, रिसीवर, जो वो रिसीवर कंप्यूटर है कि मूल तत्व विभाजित होकर इस कंप्यूटर में आएंगे। यह पूरी घटना एक प्रयोगशाला में हो रही है, और दोनों के बीच जो अंतराल है, हमने बात की कि 500 मीटर की दूरी पर माधवन बैठा हुआ है। तो ये सारी घटनाएं जो हो रही है, इन सभी से माधवन भी चौंक उठा है कि डॉक्टर रामिश जो है, इन्होंने ऐसा कैसा अद्भुत मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाया है कि इसमें इंसान के दो विभाजन हो जाए, एक खंड एक कंप्यूटर में से दूसरे रिसीवर में आए। तो ये सारी बातों में माधवन उलझा हुआ है। अब बात यूँ होती है कि माधवन के दिमाग में सारी भूतकाल की बातें याद आती है कि प्रोफेसर रामिश ने जो उसे समझाया था कि भाई तू प्रयोगशाला में बैठा होगा, कंप्यूटर के अंदर रिसीवर ऑन होगा, लाइटें होंगी, सिग्नल होगी, तभी मेरे शरीर का एक खंड जो है वह निकलकर तरंगों में वह परिवर्तित हो जाएगा। डॉक्टर रामिश क्या कहते हैं कि जो शरीर का एक विभाजन है, एक टुकड़ा है, वह तरंगों में प्रस्थापित हो जाएगा। यानी कि मानव का जो शरीर है वह तरंगे बन जाएगी, क्योंकि शरीर तो पूरे का पूरा कंप्यूटर में जा नहीं सकता, सीधी सी बात है। और ये बातें इतनी अद्भुत लगती है माधवन को कि वो इन सारी बातों में अपना दिमाग घुमेड़ रहा है। उसको आश्चर्य हो रहा है कि किसी मानव के शरीर का कोई खंड भला किरण में परिवर्तित हो सकता है, तरंगों में परिवर्तित हो सकता है। ऐसी सारी बातें माधवन के दिमाग में चल रही है। और वह लैब में बैठा बैठा बस जो
सारी बातें प्रोफेसर रामिश ने की हैं उनके प्रयोग के बारे में, वह सारी बातों को वह घुमेड़ता है, अनुमान करता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। माधवन की नज़र कंप्यूटर पर से हट नहीं रही है, बस वह कंप्यूटर पे अपनी नज़र टिकाए बैठा है कि मान लो कि कब रामिश जी का शरीर है वह तरंगों के स्वरूप में आ जाए। और उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा, इतना उसे आश्चर्य होता है कि विज्ञान में ऐसा भी कुछ शक्य है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इसी दौरान उसकी जो तंद्रा होती है वो उड़ जाती है, यह सारी बातों में वह घुमा रहता है, उसका जो ध्यान है वो रामिश की बातों पर जा चुकी होती है, सब वो सोचता रहता है। और उसी दौरान प्रोफेसर रामिश है, उनके एक दोस्त जिनका नाम हमें दिया गया है आनंद मेहता, बराबर, गर्मियों के दिन की बात है, आनंद मेहता का जो सिफारिश पत्र लेकर पहली बार लैब में आ पहुंचते हैं आनंद मेहता जी। और उसी समय कंप्यूटर पे वह झुके हुए होते हैं, माधवन का परिचय बताते हैं। उनके जो मित्र हैं आनंद, जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं, वही इस माधवन को प्रोफेसर रामिश के साथ लेके आते हैं, उनको लैब में लेके आते हैं। और माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, तब उसे समझ में नहीं आया कि यह वैज्ञानिक है या फिर क्या है, पर आनंद जी ने उन्हें बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करें, यानी कि भूतकाल की बात में चला गया है माधवन जो है अपने दिमाग में सारी बातें कौंध रहा है अभी तक, पहले प्रयोग के बारे में, उसके बाद रामिश जी के शरीर के बारे में, और अब खुद के भूतकाल के बारे में। जब खुद पहली बार रामिश जी से मिला था तो वह कंप्यूटर में इतने झुक गए थे कि उन्हें अपने घनिष्ठ मित्र के सामने देखने के लिए भी वक्त न था। और तभी आनंद सर जी ने उसे बताया कि ये जो हमारे मित्र हैं प्रोफेसर रामिश, वो एक बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और फिर रामिश और माधवन है वह एक दूसरे के परिचय में आते हैं, और मान लो कि माधवन जो है उनका सहायक बन के रह जाता है, और जो प्रोफेसर रामिश है वह उनको एक साधन के बारे में बात करते हैं, व्यक्ति को भेजने का साधन, जिन्हें हमें यहाँ नाम बताया गया है मानव प्रक्षेपण यंत्र। और यह सारी बात प्रोफेसर रामिश है वह माधवन को समझाए हुए होते हैं भूतकाल में कि भाई किस तरह से यह यंत्र काम करता है, किस तरह से इस पे जो स्क्रीन है उसमें से एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में मानव का जो शरीर है वह तरंगों में प्रस्थापित होकर निकल जाता है। तो माधवन है यह सारी बात ढूंढोलता है, कौंधता है। और प्रोफेसर रामिश जो हैं उनका यह जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्हें संस्तुति यानी कि परमिशन जो कहते हैं, उन्हें अनुमति भी मिल जाती है, क्योंकि किसी के शरीर को खंड में विभाजित करके उन्हें तरंगों में प्रस्थापित करना ये कोई छोटी बड़ी बात तो है नहीं। तो इस काम के लिए उन्हें जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है मानव प्रक्षेपण यंत्र, इसके लिए इनको मंजूरी भी मिल जाती है, परमिशन भी मिल जाती है करने के लिए। और देखिए, आप देख सकते हैं कि रामेश जी कितने उम्दा वैज्ञानिक हैं। वह किसी और की जान को खतरे में ना डालकर खुद पर यह प्रयोग कर रहे हैं, खुद पर, कि अगर जान जाए तो उनकी जाए, किसी और इंसान की ना जाए, खुद पर यह प्रयोग कर रहे हैं। ये बात भी माधव को बहुत आश्चर्य में डालती है कि माधवन जी के जो रश्मि है वो कितने दयालु, कितने उत्साहित कि अपने प्रयोग के लिए वह खुद की जान लेने को भी तैयार है कि अगर कुछ हो तो उन्हें हो और किसी को ना हो। तो यही सारे आश्चर्यों में माधवन है वह बातों में घंघोरता है और वह पूछ भी लेता है कि सर वास्तव में ऐसा कुछ है क्या, आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। यानी कि बात माधवन को मजाक लगती है कि भाई ऐसा भला हो सकता है किसी मानव के शरीर का खंडन हो जाए, तरंगों में प्रस्थापित हो जाए, ऐसा भला कुछ हो सकता है क्या, ऐसा भी कोई यंत्र होता है क्या, मानव प्रक्षेपण यंत्र। तो माधवन की ऐसी सारी बात सुनकर रश्मि जी जो हैं वह उन्हें आगे अपने बात करते हैं कि भाई तू तो 5वीं क्लास के बच्चों की तरह बात कर रहा है, प्रत्येक वस्तु जो होती है उनमें अणु होते हैं। अब वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर रामेश जो है, तो वह है वो छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं उसे कि भाई तू तो 5वीं क्लास के बच्चों की तरह प्रश्न पूछ रहा है, तुझे नहीं पता कि कोई भी चीज़ हो या फिर मानव हो वह छोटे छोटे अणुओं से बनता है। छोटे छोटे अणु मिलकर किसी परमाणु को बनाते हैं। ठीक है, यह विज्ञान की बात हो गई। विज्ञान में आपने भी पढ़ा होगा कि परमाणु कैसे बनता है, छोटे छोटे अणुओं से बनता है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका समूह होता है, उससे एक बड़ा अणु बनता है। तो प्रत्येक वस्तु,
प्रत्येक इंसान वो भी ऐसे अणुओं से बना हुआ है, ठीक है। और अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो विज्ञान में जो ऐसे परमाणु होते हैं जिनके अंदर 3 चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 के कारण वह परमाणु बना हुआ था। इन 3 चीज़ों से मिलकर वह परमाणु बना है, यानी कि छोटे छोटे अणुओं से जो परमाणु बना है उसके 3 मूल तत्व क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परमाणु इस तरह से बनता है। ऐसे प्रोफेसर रामिश है वह माधवन को विज्ञान की ऐसी छोटी छोटी बातें समझाते हैं और उससे ही आगे बात करते हैं। माधवन कहते हैं हाँ, आपकी यह बात तो सही है कि हर एक चीज़, हर एक पदार्थ जो है वह अणु से मिलकर परमाणु और परमाणु से बना हुआ होता है। तो बस रामिश जी उसे वही कहते हैं कि भाई जैसे वस्तु जो है वह अणु परमाणु से बना हुआ है, जिसका अध्ययन तो आज तक विज्ञान ने किया है, लेकिन यह सिलसिला हमारे साथ भी है। प्रत्येक मशीन या फिर प्रत्येक इंसान जो इस बनावट के होते हैं उसमें भी ऐसे कले पुर्जे ही होते हैं, इंसान के अंदर भी ऐसे अणु होते हैं। और यह सब बातें सुनकर मान लो कि माधवन जो है वह चकाचौंध रह गया, मूर्तिवत बन गया प्रोफेसर की यह सारी वक्तव्य सुनकर। और प्रोफेसर उन्हें और भी आगे समझाते हैं। मित्रों, यह भूतकाल की बात है, माधवन भूतकाल में चला गया है। जो बीच का हिस्सा है हमारे गद्य का वह भूतकाल का है कि कैसे माधवन पहली बार उन्हें मिलता है, क्या क्या उन्हें रामिश जी समझाते हैं, ठीक है। वास्तव में अभी क्या है वो हमने देख लिया कि वह जो है वह भी प्रयोगशाला में बैठा है, कंप्यूटर के सामने नज़र टिका के कि कब प्रोफेसर रामिश हैं उनका शरीर बाहर निकलेगा तरंगों के रूप में और कब इसके कंप्यूटर में आएगा। लेकिन यह सारी प्रोसेस हो, इस दौरान वह अपने भूतकाल को याद करता है, प्रोफेसर रामिश की बातों को याद करता है। और तब प्रोफेसर रामिश उसे समझाते हैं कि बस ऐसा ही कुछ माध्यम कि जो किसी वस्तु को तरंग में भेज दे। तो इंसान में भी ऐसी ऊर्जाएं हैं, उसमें भी ऐसे अणु हैं जिसे परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, वैसे ही आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। आणविक ऊर्जा का उदाहरण भी वह देते हैं कि जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, खासकर यूरेनियम, थोरियम आदि जो भी तत्व हैं उन्हें तोड़कर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमें ऊर्जा ऐसे ही तो मिलती नहीं है, ऊर्जा के लिए भी हमें कोई खनिज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे जो 2 खनिज हैं जिनकी वजह से हमें भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे 2 खनिज की बात यहाँ की गई है, थोरियम और यूरेनियम। और यह 2 तत्व ऐसे हैं जो हमें ऊर्जा, इतनी प्रबल ऊर्जा देते हैं कि जिसमें से आज का इंसान है वह विद्युत यंत्र यह सब चलाने के लिए सक्षम हो चुका है। यह सारे मूल तत्व हैं, विज्ञान के मूल तत्व। इन सभी बातों के बारे में डॉक्टर रामिश हैं वह माधवन को समझा रहे हैं। विज्ञान का जो मूल बात है वह सब समझा रहे हैं कि कैसे अणु होते हैं, ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा को कैसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कैसे इन खनिजों का उपयोग करके हम विद्युत और यंत्र चला सकते हैं। यही सारी बातों हैं वह माधवन को समझा रहे हैं। और माधवन भी इनकी बातों को समर्थन देता है कि नहीं भाई, आपकी बात तो सारी सही है। और इसी दौरान प्रोफेसर रामिश अपने मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में आगे बात करते हैं। अब तक इन्होंने माधवन को सिर्फ वैज्ञानिक परिभाषाएं समझाई है, वैज्ञानिक खनिज तत्व, ऊर्जा तत्व के बारे में समझाया है। अब प्रोफेसर रामिश भी यह सब जोड़ कर शरीर की बात करते हैं कि जैसे कोई तत्व, कोई परमाणु इन सभी ऊर्जाओं से बना हुआ है, वैसे ही मानव शरीर जो है, जीवित प्राणी जो है, सिर्फ मानव ही शरीर नहीं, कोई भी प्राणी है, उनकी रचना में वैसे अंतर होता है। इंसान और प्राणी और तत्व, इन तीनों की रचना में अंतर है, तफावत है, लेकिन मूल बात तो वही है कि तीनों के शरीर, चाहे वह प्राणी हो, चाहे वह किसी इंसान हो या फिर कोई वस्तु या पदार्थ हो,
इन सभी की रचना का जो मूल है वह मूल तो एक ही होता है, यानी कि हमारा शरीर भी अलग अलग मूल तत्वों में विभक्त है, फिर उन तत्वों को जोड़कर हमारा यह शरीर बना है। यह बात प्रोफेसर रामिश जो है वह माधवन को समझा रहे हैं कि हमारा शरीर अलग अलग मूल तत्वों से बना हुआ है, वह मूल तत्वों को जोड़कर हमारा यह संपूर्ण शरीर बना है, यानी कि अलग अलग विभक्त विभक्त टुकड़ों को जोड़कर हमारा यह देह बना है। और इन्हें यदि तोड़ दिया जाए, हमारे इस शरीर को यदि तोड़ दिया जाए, विभक्त कर दिया जाए, तो वापस इन टुकड़ों को जोड़कर हम वापस मूल प्रकार में आ सकते हैं। यह जो है हमारे गद्य की मूल बात है, क्योंकि यह मानव प्रक्षेपण यंत्र के लिए यह एक सिद्धांत है। जिस सिद्धांत पर रामिश जी काम कर रहे हैं वह सिद्धांत यह है कि कोई भी चीज को अगर आप मूल तत्वों में बांट दो तो वापस जोड़कर आप मूल तत्व बना सकते हैं। तो वैसे मानव शरीर भी जो है वह अलग अलग तत्वों से बना हुआ है, विभक्त है। अगर इन्हें तोड़कर वापस हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह अलग अलग तत्वों से बना है। तो रामिश जी है वह इतनी बातें करते हैं और फिर एक सांस लेते हैं कि भाई मानव शरीर भी ऐसा है। तो ये सारी बातें सुनकर मान लो कि माधवन जो है वह सम्मोहन की अवस्था में चला जाता है। सम्मोहन यानी कि उनकी बातों बस उन्हें बस वही दिखाई देता है और कुछ नहीं, उनकी बातें ही इसके दिमाग के अंदर घूम रही हैं, कुछ और वह सोच ना पाए। लेकिन प्रोफेसर का जो यह लेक्चर है वह सुनने के बाद माधवन बहुत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग के अंदर एक सवाल जो है वह घूमता है, वह बोले बिना नहीं रह सकता है। वह रामिश जी से पूछता है, सर माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन दूसरी जगह भेज सके? चलो ये बात तो सही है कि भाई मानव शरीर को हम विभक्त कर सकते हैं, उसका 2 खंड में विभाजन कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है कि एक खंड यहाँ रहे और दूसरा खंड हम कहीं और भेज दें? ये कैसे संभव हो सकता है? और इस बात को समझाने के लिए वह उसे दूसरा एक कारण समझाते हैं कि भाई ये कैसे संभव है। तो माधवन की बात सुनकर रामिश जी जो है वह पहले मुस्कुराते हैं, फिर उसे कहते हैं कि मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन? कोई साधन तो चाहिए ही होगा। अगर एक चीज़ को दूसरी जगह भेजना है तो कोई साधन तो चाहिए ही होगा। तो यह साधन है हमारे पास जो हमें दूसरे स्थान पर रखना है। मान लो कि यहाँ से उठाकर हमें कोई चीज़ वहाँ भेजनी है, तो यहाँ पे भी एक साधन है, यहाँ पे भी एक साधन है, जो हमने शुरुआत में बात की कि एक भाग जो है वह रामिश जी के पास है और दूसरा भाग जो है जहाँ प्रयोगशाला में 500 मीटर की दूरी पर माधवन कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर टिकाए हुए बैठा है, दूसरा स्थान वहाँ है। और इसी प्रक्रिया के संभव के लिए यह 2 भाग में विभाजन किया है कंप्यूटर को भी, कि कोई भी चीज़ है उसे भेजने के लिए हमें कोई तो साधन चाहिए ही चाहिए। और माधवन को समझाते हुए वह बताते हैं कि जिस तरह हमारे टेलीविज़न पर हम कोई भी चीज़ देखते हैं, यानी कि फिल्म देखते हैं, तो वो कैसे देखते हैं? कोई एक ऐसी जगह है, यानी कि दूरदर्शन, कोई ऐसी एक जगह है जो उपग्रहों में से किरणें हैं वह पर्याप्त करती है और वह किरणें जो है वह तरंगों में रूपांतरित होकर हमारे टीवी में आता है। सही बात है ना, सीधे हमारे टीवी में उपग्रहों से किरण परिवर्तित नहीं होते हैं। कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वह सारे किरण पुंज है वह सक्रिय होते हैं, वहाँ पे वह किरण पुंज जो है वह परिवर्तित होते हैं तरंगों में, और वह तरंगे हमारे टीवी तक पहुँचती है और तब हमें टेलीविजन के अंदर फिल्म दिखाई देता है। यह उदाहरण द्वारा रामिश जी जो है वह माधवन को यही समझाते हैं। बस इसी तरह कोई एक इंसान है, उसका एक खंड है, वह किरण पुंज की तरह तरंगों में परिवर्तित होकर यहाँ सामने तुम्हें दिखाई देगा जो तुम्हारे पास है दूसरा कंप्यूटर। और यह सारी बात जो है वह समझाते हैं रामिश जी माधवन को। यह अभी भी भूतकाल ही की बात हो रही है और ये सारी बातें हैं वह माधवन के दिमाग में इस प्रकार घुट जाती हैं कि नहीं भाई कहीं ना कहीं तो सही बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? फिर भी उसके मन में एक सवाल है। जैसे प्रोफेसर रामिश मूल तत्वों की बात करते हैं कि भाई तुम कोई चिंता मत करो, सारे जो तरंग है वह परिवर्तित होने के बाद मेरा शरीर है वह मूल तत्व में आ जाएगा,
तुम यह बात मत सोचो, ऐसा हो सकता है। और यह सारी बात सोचते सोचते माधवन जो है उसकी नींद तो नहीं, वो नींद में नहीं था लेकिन पुरानी बातों में चला गया था। और अचानक वह जो उसका ध्यान होता है वो टूट जाता है। उसे याद आता है कि भाई अभी तो मैं प्रयोगशाला में बैठा हूँ, पुरानी बातें कहाँ याद कर रहा हूँ। और मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसके दिमाग में चल रही होती है। और इसी दौरान क्या होता है, जो पावर सप्लाई की बॉक्स थी उसमें धुआं उठने लगता है। जहाँ पे वो प्रयोगशाला में बैठा है वहाँ पे एक पावर सप्लाई की बॉक्स है, उसमें धुआं उठा है। यानी कि उसे पता चलता है कि भाई प्रोफेसर रामिश है, उनके शरीर शायद तरंग में परिवर्तित हो गए हैं और इसीलिए शायद ऐसा हुआ है। लेकिन अचानक दुर्घटना होती है। उसे ऐसा लगता है कि धुआं इसलिए उठ रहा है कि रामिश की जो शरीर का भाग है वह तरंग में परिवर्तित हो गए। अब शरीर नहीं रहा है, तरंग बन गए हैं, किरणें बन गई हैं। लेकिन उसे लगता है कि नहीं, कुछ घटना हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई है। और माधवन का शरीर मान लो कि एकदम पसीने से वो नहा गया है, कमरे की पावर सप्लाई की ओर जाता है और उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे और वह चिंतित हो जाता है कि अब क्या होगा, रामिश जी को कुछ हुआ तो नहीं होगा। प्रक्षेपण यंत्र जो है उसे नियंत्रण करने के लिए वह बाहर चला गया। और बात यह हुई कि तरंग में परिवर्तित प्रोफेसर का शरीर इस कंप्यूटर में प्रदर्शित हो रहा है। यानी कि वहाँ से प्रोफेसर रामिश का शरीर अब तरंग में परिवर्तन हो चुका है और जहाँ पे माधवन बैठा है उस कंप्यूटर पे यह शरीर के तरंगे प्रदर्शित हो रही है। लेकिन माधवन तो है वह चेक करने गया है कि भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई पे जो प्रोफेसर रामिश है वह तरंग स्वरूप पहुंच चुके हैं, उनकी गति खो बैठे हैं। हवा के बहाव में प्रयोगशाला में बहने वाले नाले की ओर उड़ चले, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए जो कंप्यूटर माधवन के पास था वहाँ पे धुआं हो चुका है पावर सप्लाई में। और पावर सप्लाई जो है वह वहाँ पे पूरा धुआं हो चुका है। और माधवन अब प्रयास कर रहा है कि मैं कैसे बचाऊं माधवन जी को। वह बॉक्स को देखने जाता है और इसी दौरान माधवन जी का पूरा शरीर है वह तरंग में यानी कि हवा में परावर्तित हो चुका है और हवा में वह उड़ चलते हैं। अब वह जो नाला है जिनमें से इनकी तरंगे हवा में घुलकर परिवर्तित हो रही हैं, उस नाले के बाहर कितनी झुग्गियां हैं। झुग्गियों का मतलब होता है मित्रों जिसे हम झोपड़ी कहते हैं, वह वहाँ कितनी झोपड़ियाँ हैं और बाहर बहुत ही चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी मान लो कि शराब पिए हुए 2-3 शराबी है वो गाली गलौज कर रहे थे और पास में ही चेचक के 2-3 मरीज थे। चेचक जो शीतला रोग हम कहते हैं, आज तो वह नहीं है, उसका अस्तित्व मिट चुका है वैज्ञानिकों के प्रयास से, लेकिन वह पहले की बात है। वहाँ पे चेचक के 2-4 मरीज लेटे हुए हैं और थोड़ी ही दूर पर बच्चे जो हैं वह खाना खाने की जिद कर रहे हैं। उनकी माँ चूल्हे पे लकड़ियाँ जो है वह जूझती हुई कुछ खाना पका रही है। बुरी हालत है, मतलब कि वहाँ पूरा जो वातावरण है वह बुरी हालत वाला है क्योंकि वो झुग्गियों में पहुँच गई है नाले से होकर। और माधवन वापस आता है, देखता है कि यह क्या हुआ, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर रहा है कि कहीं बिजली या फिर मिस्त्री की ज़रूरत पड़े, कि क्या हुआ है उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वह है इन सारे ऊपर में 15 मिनट का समय वह बिगाड़ चुका होता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि रामेश का शरीर तरंग स्वरूप आकर कंप्यूटर में आकर और नाले की ओर निकल गया है। अचानक ही माधवन के दिमाग में एक विचार आता है कि इस प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को अगर पावर बॉक्स से निकाला और सीधी बिजली के स्विच से जोड़ दिया तो इसमें पावर सप्लाई आ जाएगी। मैं पावर सप्लाई की बॉक्स से वह वायर निकालकर और जहाँ से बिजली प्राप्त हो रही है वहाँ पे वह स्विच चालू कर दूँ। यह सारी बात उसे 15 मिनट बाद दिमाग में आती है और देखते ही देखते कमरा जो है प्रयोगशाला का वह रोशनी से भर गया है। यानी कि वह समझ गया कि इसके इस प्रयास से मानव प्रक्षेपण यंत्र वापस शुरू हो गया है। और माधव जो रामेश है उनका शरीर तो नाले से होकर निकल गया, सारा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब कुछ धुआं हो चुके हैं, तरंग में परिवर्तित हो चुके हैं। और माधवन है वह पावर सप्लाई बॉक्स से दूसरे स्विच बोर्ड में डालकर और मानव प्रक्षेपण यंत्र जो ठप हो गया था उसे वापस शुरू कर देता है। और संयोग की बात यह होती है कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। यानी कि एक जो लिमिटेशन, एक मर्यादा जो उन्होंने निश्चित की होती है कि भाई इस मर्यादा तक उनका शरीर होगा तो यंत्र जो है उन्हें उन तरंगों को अपनी ओर खींच लेगा, यानी कि किरणें हैं उनको अपनी ओर खींच लेगा।
तो बात यही हुई कि उनका जो शरीर भले ही नाले के बाहर था, लेकिन जो उनकी किरणों की सीमा होती है वहीं तक प्रोफेसर रामिश की किरणें हैं पहुंची हुई थी। इसलिए जैसे ही माधवन है वह पावर बॉक्स से निकाल कर वायर दूसरी ओर स्विच बोर्ड में लगाता है और जैसे ही पावर सप्लाई मानव प्रक्षेपण यंत्र में आता है, वैसे ही जो तरंग रिसीव करने के लिए सामने दूसरा कंप्यूटर तैयार है, वहाँ वह उस किरण को खींच लेता है अपनी ओर, और जैसे ही किरणों को अपनी ओर खींचता है वैसे ही वह तरंगे वापस जुड़कर और मानव शरीर बन जाती है, मानव शरीर में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो प्रोफेसर रामिश है वह फिर से अपने मूल तत्व में आ गए। और माधवन है वह जल्दी से रिसीवर के पास पहुंचता है और बटनों को दबाने लगता है कि तरंगे को मैं रिसीव कर लूं। और चंद ही क्षणों में रिसीवर है वह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है और संकेत देता है कि भाई प्रोफेसर अभी बाहर निकलेंगे, यानी कि शरीर का जो तत्व है वो वापस जुड़ गए हैं और वापस से रामिश का शरीर जीवित होकर बाहर आ जाएगा। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सकता कि प्रोफेसर रामिश अभी आएंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाहर तो कंप्यूटर में से तरंग निकल कर और फिर बाहर उनका शरीर होगा। तो ये सारी बातें हैं वह चलती हैं प्रयोगशाला में और एक ही क्षण में प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में आ जाता है। प्रोफेसर के बगल के कमरे में लिटा दिया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है क्योंकि अचेत शरीर, अचेत यानी कि वह बेभान हो चुके हैं, अनकॉन्शियस हो चुके हैं। अब उनको जगाने के लिए डॉक्टर को फ़ोन करते हैं माधवन। प्रोफेसर का चेकअप होता है और प्रोफेसर रामिश को इंजेक्शन लगाया जाता है और बस उन्हें जो कोई भी ज़रूरी सूचना है वो देकर डॉक्टर निकल जाते हैं। अब क्या होता है, प्रोफेसर रामिश हैं वह एक कथन कहते हैं। देखते हैं कि वह कथन क्या है। प्रोफेसर रामिश जो हैं यह सारे प्रयोग के बाद जो उन्होंने बाहर नाले के बाहर देखा उनसे प्रेरणा लेकर एक कथन कहते हैं। क्या कहते हैं वह कि पहले तो माधवन उन्हें बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपका प्रयोग है वो सफल हुआ, लेकिन रामेश जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर तो कोई और ही उथल पाथल चल रही है। उनके और तो मान लो कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वर्षों की मेहनत, उनका जो आविष्कार है वो भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने वाला है। इन सारी बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं कि भाई मेरा प्रयोग सफल हुआ, मेरा शरीर तरंगों में परिवर्तित हुआ, तरंगों में से वापस मूल तत्व में आ गया। इन सारी बातों की उन्हें कुछ नहीं पड़ी है। उन्हें तो नाले के पास जो उन्होंने दृश्य देखा बस वही उनके मन में चल रहा है कि मानवता की ऐसी हालत, मानवता जो मान लो कि उनको पूरा हिला कर रख दिया कि आज भी नाले के पास झुग्गियां हैं हमारे देश में, नालों के पास बीमारी वाले शरीर लेटे हुए हैं, बच्चे खाने के लिए तड़प रहे हैं। इन सारी बात उनकी नज़र को खोखला करके रख देती है। और ठीक उसी क्षण माधवन है उनके कानों तक बात पहुंचती है। उन्होंने रामेश से बातचीत में ही प्रयोग, कैसा प्रयोग, अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है, ऐसी बात करने लगते हैं। इस देश के लाखों नागरिक को कुपोषण से बचाने, यानी कि वो मानव प्रक्षेपण यंत्र था, इसको संपूर्ण भूल चुके हैं। मानव प्रक्षेपण यंत्र से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में अब तो बात आ गई है भारत देश के कुपोषित लोगों की कि भाई ऐसे लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में, वो भी नाले गटर के पास। लाखों नागरिक मेरे देश के ऐसे कुपोषण से मर रहे हैं। बस यह बात उनके दिमाग में घूम जाती है और माधवन उन्हें प्रयोग के बारे में पूछता है तो वो पूछते हैं कैसा प्रयोग, कौन सा प्रयोग। उन्हें तो बस अब एक ही काम करना है, एक नई शुरुआत करनी है। और वह शुरुआत क्या है? भारत के ऐसे कुपोषित लोगों को आगे लाना, उनकी संख्या को न्यूनतम यानी कि घटा देना। अपनी बात कह के वह कमरे से निकल जाते हैं और माधवन है वह परेशान कि भाई प्रोफेसर रामेश ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उनका प्रयोग सफल हुआ तो इसके बारे में वह कोई अपने अभिप्राय क्यों नहीं बता रहे हैं। यह जानने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है। इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश जो है उन पर क्या बीती थी वह जानना चाहता है माधवन कि भाई आपका शरीर तरंग में परिवर्तित हुआ, तरंग में से वापस मूल तत्व में, तो आपको कैसा अनुभव हुआ। ऐसा कुछ सुनने के लिए वो उनके पीछे पीछे भागता है, लेकिन प्रोफेसर रामेश तो मान लो कि कुछ लेना देना ही, ये सारी बात भूल जाते हैं और उन्हें तो देश की हालत है उसे सुधारना है। और इसी हालत में इतना बड़ा फैसला लेने के लिए वह सक्षम हुए
क्योंकि उनका शरीर जब तरंग में परिवर्तित हुआ तभी वह नाले से निकल पाए। इंसान तो नाले में से नहीं निकल पाता। और जब वह दृश्य देखते हैं, वह दृश्य देखकर रामेश जी का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें अब कोई लेना देना नहीं है प्रयोग से। उन्हें तो भारत देश के इस कुपोषित वर्ग को अच्छे से अच्छा काम, अच्छे से अच्छा उनको पोषण देना, यही मानो कि अब उनका जीवन का लक्ष्य हो चुका है।